फीमेल्स अपने वेट को कंट्रोल में रखें तो फाइब्रॉइड्स का खतरा भी कम होगा। वुमेन की मोस्टली बीमारियों का रीजन ही है ओबेसिटी। हम क्यों वेट गेन करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज में? क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। एक बार फाइब्रॉइड्स रिमूव हो गए तो क्या दोबारा होने के चांसेस हैं? हाँ जी, होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितना उस लाइफस्टाइल को अपने डे टू डे जिंदगी में डाल सकते हैं। टीनेज लड़कियों में लेट सोना भी पीसीओडी को ट्रिगर कर सकता है। एकदम। पॉलीसिस्टिक ओवरीज कोई बीमारी नहीं है, उनका सिर्फ स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है और सिर्फ उस वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। फाइब्रॉइड्स हैं, गांठ है तो कैंसर होने का डर है। छोटे फाइब्रॉइड्स यूजुअली अप टिल 3 सेंटीमीटर्स दे विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स। महिला को कैसे तरह के सिम्टम्स आएंगे? फाइब्रॉइड इटसेल्फ परेशानी नहीं है। फाइब्रॉइड क्या सिम्टम पेशेंट को प्रोड्यूस कर रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम होता है हेवी ब्लीडिंग। आप यूरिन पास करने की कोशिश कर रहे हो, आपको टाइम लग रहा है। क्या उसको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है? फाइब्रॉइड्स अगेन एज पर द पोजीशन इनफर्टिलिटी कर सकते हैं। महिलाओं को ऊपर वाले ने एक अलग ताकत दी है, इसलिए आज के जमाने में महिलाओं को पुरुषों से बेहतर माना जाता है बहुत मामलों में। लेकिन बहुत सी चुनौतियां भी दी हैं। कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो महिलाओं को ही मिली हैं क्योंकि वो महिला हैं, लेकिन उनके हल भी हैं। आज ऐसी ही परेशानियों का जिक्र करेंगे और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर श्वेता वजीन हैं जो कि मदरहुड हॉस्पिटल्स गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं, लंबे समय से गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हैं और खासतौर पर महिलाओं की ऐसी चुनौतियों का हल ढूंढती हैं जहां बाकी महिलाएं निराश होकर फिर इनके पास पहुंचती हैं। ऐसी ही एक समस्या है फाइब्रॉइड्स की समस्या। किसी भी उम्र में हो सकती है, शादीशुदा महिला को हो सकती है, शादी से पहले हो सकती है। तो क्या फाइब्रॉइड्स महिलाओं की शादीशुदा जिंदगी में, बच्चे पैदा करने में, मेंस्ट्रुएशन में या फिर नॉर्मल लाइफ जीने में आड़े आते हैं? या फिर कब वो मुश्किल करते हैं? फाइब्रॉइड्स का साइज कितना मैटर करता है? कब उसका इलाज होना चाहिए? कब दवा लेनी चाहिए? कब सर्जरी करनी चाहिए? और कब कुछ भी नहीं करना चाहिए? ये सब सवाल आपके मन में होंगे। इनके जवाब एक एक करके आज हम डिकोड करेंगे। रक्षिता, बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे तो छोटी सी समस्या दिखती है कि फाइब्रॉइड्स हैं और कई बार डॉक्टर्स कह देते हैं ये तो नॉर्मल है, सभी को होता है। तो सबसे पहले फाइब्रॉइड्स होते कहाँ हैं और कहाँ महिलाओं को ये बनते हैं? ओके, इसके लिए हमें ना समझना पड़ेगा फाइब्रॉइड्स होता क्या है। ओके, नाउ फाइब्रॉइड्स यूट्रस के अंदर कुछ मसल फाइबर्स होते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में कुछ मसल फाइबर्स होते हैं। तो ये फाइब्रॉइड्स छोटी छोटी ग्रोथ्स होती हैं जो मसल फाइबर्स आपस में इकट्ठा होके एक गांठ या लंप बना लेते हैं। इसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये समझना क्यों जरूरी है कि फाइब्रॉइड्स क्या है? बिकॉज अक्सर हमें ये क्वेश्चन ओपीडी में किया जाता है, डॉक्टर हमें कैंसर तो नहीं हो गया है? ठीक है, सो इस चीज को माइंड से बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी है आप ये समझ लें फाइब्रॉइड्स सिर्फ इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मसल टिश्यू, दैट्स इट, यू नो, कि वो आपस में इकट्ठा होके एक गांठ बना लिए। यानी आप ही के शरीर का एक हिस्सा है जो इकट्ठा हो गया। हाँ जी, कोई इसमें बाहरी कुछ एक्सोजेनस कोई मटेरियल नहीं होता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है जिसकी वजह से आप बहुत घबराने लगे। ओके, तो फाइब्रॉइड्स कब जाके महिलाओं को परेशानी पैदा करते हैं? अगर हम मान लें कि मसल्स ही हैं पर फिर प्रॉब्लम बन जाते हैं। अच्छा, इसमें हमें ये समझना होगा सबसे पहली चीज, फाइब्रॉइड इटसेल्फ परेशानी नहीं है। फाइब्रॉइड क्या सिम्टम पेशेंट को प्रोड्यूस कर रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। और हम फाइब्रॉइड को कभी ट्रीट नहीं करते, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। हमारी बॉडी में फाइब्रॉइड्स 3 तरह से हो सकते हैं एज पर द पोजीशन ऑफ द फाइब्रॉइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप ये समझें कि हमारे यूट्रस में फाइब्रॉइड कहाँ बन रहा है। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो यूट्रस के बाहर है लेकिन उसकी लाइनिंग से कवर्ड है, हम इसको बोलते हैं सबसेरस फाइब्रॉइड। सेकंड होता है जो मसल फाइबर्स के अंदर ही बन गया, गांठ वहां बन गई, वो बोलते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। तीसरा होता है जो कि अंदर कैविटी में झांकने लगता है, दैट इज कॉल्ड सबम्यूकस फाइब्रॉइड। तो हमारे जो सिम्टम्स बनते हैं वो एज पर द टाइप ऑफ द फाइब्रॉइड। सबसेरस फाइब्रॉइड जो बाहर की तरफ होता है, चाहे थोड़ा बड़ा भी हो जाए, 8-10 सेंटीमीटर का भी हो जाए, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कुछ हो रहा है। मे बी जब वो 10-12 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो कुछ प्रेशर सिम्टम्स होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं।
अच्छा। तो इससे घबराए ना। ये सबसे कम परेशान करेगा। ये सबसे कम परेशान करता है। जो हमारे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं उनको हम या तो छोटे या बड़े में क्लासिफाई करते हैं। छोटे फाइब्रॉइड्स यूजुअली अप टिल 3 सेंटीमीटर्स दे विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स, तो उनको भी आप छोड़ देंगे? हम छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। जब जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते जाते हैं उनके सिम्टम्स बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि हम फाइब्रॉइड में सिम्टम्स ट्रीट करेंगे, हम फाइब्रॉइड नहीं करेंगे। सब म्यूकस फाइब्रॉइड जो कि कैविटी में झांकते हैं, वो चाहे वो 1 सेंटीमीटर का भी होगा ना, वो परेशान कर सकता है, क्योंकि वो अंदर यूट्रस में झांक रहा है। ना वो यूट्रस की लाइनिंग ठीक से बनने देता है, ना प्रेगनेंसी को पनपने देता है, सेक्स के टाइम पे पेन होता है, अदरवाइज भी बहुत पेनफुल होने लगते हैं पीरियड। सो हमें ट्रीट करते टाइम मेनली ये देखना है साइज क्या है, पोजीशन क्या है, इन 2 चीज का ध्यान रखना होता है। अब जैसे आपने कहा कि अगर जो बीच में है वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो सिम्टम्स करेगा, तो एक आम महिला को कैसे तरह के सिम्टम्स आएंगे जब उसको होना चाहिए कि हाँ कुछ हो सकता है? सो नॉर्मली हमारे पास ना पेशेंट तब आता है, सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम होता है हेवी ब्लीडिंग। मतलब उसको अभी तक मे बी 3 या 4 दिन पीरियड्स हो रहे थे, अब अचानक से पिछले 2-4 महीने से 6-7 दिन ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग के साथ में क्लॉट्स आने लगे। आप हैवी ब्लीडिंग को कैसे डिफाइन करोगे? ये वुमेन का परसेप्शन होता है। यू नो, मेरे लिए हैवी ब्लीडिंग हो सकती है 1 दिन से ज्यादा 3 दिन हो, वो भी हैवी है। आपके लिए हो सकता है हमेशा 3 दिन तक आती रही तो वो 5 दिन हैवी हुई। प्लस हम एक डेफिनेशन क्या देते हैं कि अगर आपको ब्लीडिंग के साथ में क्लॉट्स निकलने लगे, जिसे खून के थक्के बोलते हैं, अगर वो निकलने लगे दैट मीन्स आपकी बॉडी में ब्लड ज्यादा बन रहा है, जरूरत से ज्यादा। सो 1 इज हैवी ब्लीडिंग। सेकेंड, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। 2 माहवारी के बीच में, 2 पीरियड्स के बीच में आपको ब्लीडिंग होने लगे, ये इंडिकेट नॉर्मली करता है कि वो सबम्यूकस फाइब्रॉइड है। यानी आपके पीरियड्स ओवर हो गए, yes. और फिर किसी दिन अचानक कोई अचानक से आपको 2-3 दिन ब्लीडिंग हो गई, स्पॉटिंग हो गई, फिर अपने आप बंद हो गई, फिर थोड़े दिन के बाद जब आपका नॉर्मल पीरियड्स आया तब वो फिर शुरू हो गई, फिर वो हैवी फ्लो हुआ। सो दैट्स अ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तीसरा क्या होता है? अ बैड पेन ड्यूरिंग योर पीरियड्स, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्मेनोरिया बोलते हैं, कि आपका पेन इतना, आप ऑफिस में बैठे हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपको घर भागना पड़ रहा है, आपको पेन किलर्स हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अ सिवियर डिस्मेनोरिया। नॉर्मल डिस्मेनोरिया, थोड़ा बहुत पेन पीरियड्स में हर महिला को होता है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट सिवियर डिस्मेनोरिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, ये 3 चीज हो गई मेनली जो पीरियड्स रिलेटेड होता है। आगे नेक्स्ट आएगा अगर प्रेशर सिम्टम्स हो। प्रेशर सिम्टम से क्या मतलब होता है? आप यूरिन पास करने की कोशिश कर रहे हो, आपको टाइम लग रहा है, हेजिटेंसी हो रही है, क्योंकि वो जो फाइब्रॉइड इतना बड़ा हो चुका है, वो आपके ब्लैडर को, जो पेशाब की थैली होती है, उसको दबाने लगता है। तो यूरिन रुक रुक के आएगा? यूरिन रुक रुक के आएगा। सो दिस यूजुअली हैपेंस इन अ सबसिरस फाइब्रॉइड व्हेन इट बिकम्स वेरी बिग। या फिर पीछे रेक्टम होता है जहां से हम स्टूल पास करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर देगा, आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। सो दीज आर ऑल व्हाट वी से प्रेशर सिम्टम्स। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी लेडी को फाइब्रॉइड्स हो, कोई भी सिम्टम ना आए? एब्सोल्युटली हो सकता है। अगेन यू नो, आई विल गो बैक टू दैट कि अगर पोजीशन ऐसी है, जैसे सबसिरस फाइब्रॉइड्स छोटे बड़े होते जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें पता भी नहीं होता, एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है अल्ट्रासाउंड में। या फिर छोटे छोटे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होंगे, कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सो दैट इज ओके, डजंट मैटर, बट हमें उन फाइब्रॉइड्स को फॉलो अप पे रखना पड़ता है। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मान लीजिए कि फाइब्रॉइड्स हैं तो कहीं बीच में, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं कर रहे, शायद उनका साइज छोटा है या इंसिडेंटली पोजीशन ऐसी है कि वो परेशान नहीं कर रहे, तो फीमेल को कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसे पता ही ना चले कि फाइब्रॉइड है उसको। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर उसके सिम्टम्स नहीं है उसे नहीं पता चलेगा। तो ये नेसेसरी है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है तो फिर उसको कोई मेडिकल परेशानी भी नहीं होगी? सी नॉर्मली हम लोग जब एक अल्ट्रासाउंड करते हैं तब हमें इस बारे में पता चलता है, लेकिन इसमें एक जो लूपहोल है वो ये है कि अगर वुमेन प्रेगनेंसी ट्राई कर रही है तो कई बार छोटे फाइब्रॉइड्स भी दिक्कत कर सकते हैं, बिकॉज उनकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हो सकता है बेबी को इम्प्लांट ना होने दे। तो इसलिए इस केस में जब हमारे पास पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएगा और उसको कुछ इस टाइप के अर्ली सिम्टम शुरू हो जाएंगे, तो हम एक बार स्कैन करके जरूर देखेंगे कि कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है जो इसे परेशान कर रहा है।
इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर किसी महिला को फाइब्रॉइड्स हैं, क्या उसको प्रेगनेंसी में, आपने हाफ आंसर किया है कि क्या उसको दिक्कत आ सकती है? हाँ जी। सो फाइब्रॉइड्स, पहली बात तो अगेन एज पर द पोजीशन इनफर्टिलिटी कर सकते हैं, मतलब कंसीव करने ही ना दे, क्योंकि फाइब्रॉइड्स क्या करते हैं, जब स्पर्म और एग की मीटिंग ट्यूब में होती है और ट्यूब्स में एक ऐसे ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जाके जो कंसेप्टस बनता है यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो अगर उसको यूट्रस में इम्प्लांट होने की जगह पे वहां पे एक फाइब्रॉइड बना हुआ है, तो वो फाइब्रॉइड उसको फेंक देगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट? सो दिस नॉर्मली लीड्स टू एन इनफर्टिलिटी। द वुमेन विल कम एंड से कि हम इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग सेक्स, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू कंसीव। सो दैट्स वन इशू। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। लाइक यू नो, इनिशियली छोटा सा कंसेप्टस था, इम्प्लांट हो गया, बट जैसे जैसे वो बेबी हल्का सा भी, थोड़ा सा भी ग्रो करना शुरू किया, बिकॉज ऑफ द position and the size of the fibroids, it did not allow the baby to grow and वो miscarriage हो गया। So that is second thing। हिंदी में ज्यादा। अच्छा, तीसरी चीज जो आगे जाके होती है कि अगर हम फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने देते हैं तो कभी कभी लेबर जल्दी शुरू होने की संभावना रहती है, जिसको हम प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको हम ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं, क्योंकि जो यूट्रस में जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो डिवाइड होती है। फाइब्रॉइड भी वहीं से खाना पीना ले रहा है, उसी यूट्राइन आर्टरी से बच्चा भी वहीं से ले रहा है, तो डिविजन ऑफ फूड हो जाता है, जो डिविजन ऑफ ब्लड सप्लाई है, तो बच्चे की ग्रोथ इफेक्टेड हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके लिए हम ऑब्स्टेट्रिशियंस हमेशा केयरफुल रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेड डीजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड। ये क्या होता है कि फाइब्रॉइड्स ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ग्रोथ्स हैं, मतलब हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी में जिसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो बिकॉज उसको ईस्ट्रोजन नहीं मिलता है, ये फाइब्रॉइड सड़ने लगता है, इसको हम बोलते हैं डीजेनरेट होना। ठीक है ना, ये एक एक्यूट इमरजेंसी होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके उसको कुछ पेन किलर्स देके, फ्लूइड्स देके, मतलब खूब न्यूट्रिशन मेंटेन करके उसके दर्द का निवारण करना होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई और फाइब्रॉइड है तो वो सड़ेगा ही, क्योंकि नहीं, जरूरी नहीं होता है, ये बहुत रेयर चीज है। मे बी 1000 में एक केस का होगा, लेकिन हो सकता है। तो जितनी बात मैं समझ पाई हूँ, क्या आइडियली किसी भी फीमेल को अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो फाइब्रॉइड्स रिमूवल कराना ही पड़ेगा पहले? नहीं, जरूरी नहीं है। अगेन देखिए, अगर छोटा फाइब्रॉइड है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, हम यूजुअली हमारी जो एक कट ऑफ दी जाती है कि 5 सेंटीमीटर तक के फाइब्रॉइड को अगर वो सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम छोड़ सकते हैं। हम पेशेंट को अपने आप कोशिश करने के लिए बोलते हैं कि ट्राई करो, अगर कंसीव कर जाए। हमने इतने पेशेंट्स देखे हैं जो बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स के साथ कंसीव करके आते हैं और बहुत बढ़िया प्रेगनेंसी चलती है, बहुत बढ़िया आउटकम होता है। पर अगर ऐसा हो कि बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यस, हमें उसे निकालना पड़ेगा। और फिर जब डिलीवरी होती है उस टाइम पर भी क्या ये ऑप्शन रहता है कि जब बेबी डिलीवर हो ही रहा है तो फाइब्रॉइड्स भी रिमूव किए जाएं? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अच्छा। आइडियली हम इसको बहुत प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या होती है, फाइब्रॉइड्स में जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी वजह से अगर हम उसे सिजेरियन के टाइम पे काटने की कोशिश करेंगे, कई बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। और दूसरा कारण क्या होता है कि जब आपका यूट्रस आफ्टर डिलीवरी छोटा होता है, अपने नॉर्मल साइज पे वापस जाता है, तो ये फाइब्रॉइड्स अपने आप श्रिंक भी कर जाते हैं। तो हो सकता है हमें जरूरत ही ना पड़े बाद में इसे निकालने की, तो हम एक अननेसेसरी एडिशनल सर्जरी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर फाइब्रॉइड हमारे इंसिजन लाइन के रास्ते में आए, मतलब जहां से हमें कट करके बेबी को निकालना है, तो फिर हमें उस फाइब्रॉइड को निकालना पड़ेगा। और फाइब्रॉइड हुए तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? आराम से हो सकती है, बहुत अच्छे से होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि फाइब्रॉइड की ही वजह से हमें सिजेरियन करना पड़ता है। रादर हमारा प्रेफरेंस ये होता है कि पेशेंट को हम नॉर्मल डिलीवर करा सके, जिससे उसे ये वाली परेशानियां ही ना हो। अच्छा, मतलब आप प्रेफर करेंगे कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो? एकदम। ओके।
इलाज क्या होता है अगर करना ही पड़े फाइब्रॉइड्स का? तो सिर्फ ओपन सर्जरी है या बहुत सारे तरीके हैं फाइब्रॉइड्स के लिए? नहीं, देखिए फाइब्रॉइड्स को रिमूव करने मतलब वो एक सर्जिकल ऑप्शन एक अलग है। मेडिसिन एज सच कोई ऐसी मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है जो फाइब्रॉइड्स को गला दे। कुछ रिसर्च चल रहा है, अभी 1-2 न्यू मेडिसिन आई हैं जिसमें हमारी कोशिश हो रही है कि हम इन फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करना स्टार्ट करें। अभी तक जितनी दवाइयां और इंजेक्शन है इससे हम टाइम गेन कर सकते हैं। जैसे किसी को फाइब्रॉइड की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, घर में कुछ इमरजेंसी है, वो 2-3 महीना नहीं ऑपरेट करा सकते हैं, तो हम कुछ इंजेक्शन मेडिसिन देके उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स अगर बहुत बड़े हैं उनको थोड़ा श्रिंक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें निकालना पड़ता है। और अल्टीमेटली अगर सर्जरी की नौबत आती है तो 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि जो पुराना प्रिमिटिव तरीका है कि आप पेट को अराउंड 8 से 9 सेंटीमीटर्स का खोलो, जिसको हम ओपन सर्जरी बोलते हैं, और फाइब्रॉइड को निकालो, यूट्रस को स्टिच कर दो और एब्डोमेन को आप लेयर्स में बंद कर दो। कुछ ऐसे ही सी सेक्शन होता है? सी सेक्शन भी ऐसे ही होता है, राइट। लेकिन अब जो नया तरीका है जो हम काफी सालों से अब अपना रहे हैं और हम रिकमेंड भी करते हैं कि लैप्रोस्कोपी, जिसको हम की होल सर्जरी बोलते हैं, दूरबीन के द्वारा ये सर्जरी करी जाती है। कैमरा अंदर डाला जाता है पेशेंट की नाभि के ऊपर और उसके थ्रू हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारा फाइब्रॉइड है। 2 छोटे छोटे होल्स करे जाते हैं पेट में जिससे हमारे बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और उससे फिर हम फाइब्रॉइड्स को उतने छोटे छोटे होल्स से ही वहीं पेट के अंदर काट के, हम उसको मॉस्कुलेशन बोलते हैं, कि हम उसे निकाल देते हैं बाहर। सो वो इजी तरीका है, पेशेंट का हॉस्पिटल का स्टे कम होता है, उसकी ब्लीडिंग कम होती है, रिकवरी जल्दी होती है और उसका पेन भी बहुत कम होता है। सो हम रिकमेंड यही करते हैं कि लैप्रोस्कोपी जहां तक पॉसिबल हो इसको निकालने के लिए वही करी जाए। हर केस, इसे आसान भाषा में दूरबीन वाली सर्जरी बोलते हैं और इस प्रोसीजर को बोलते हैं मायोमेक्टोमी, मतलब फाइब्रॉइड को निकालने की जो सर्जरी होती है। ओके। तो हर महिला के केस में ये सर्जरी हो सकती है की होल से, या कुछ को फिर ओपन ही करनी पड़ेगी? देखिए अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो जाए, जैसे हमने, आप समझ लो 16-18 वीक्स, मतलब जो 16-18 सेंटीमीटर तक के फाइब्रॉइड्स भी निकाले हैं, कभी कभी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम हम एक एटलीस्ट एक अटेम्प्ट कर सकते हैं लैप्रोस्कोपी करने का। डिपेंड करेगा कि वो कहाँ है, उसकी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हम जो कैमरा डालने का होल बनाते हैं वो हम नाभि के थ्रू ना बना के हम लेफ्ट साइड से बनाते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स नहीं होते हैं, हमें फाइब्रॉइड जगह देता है उधर जाने की। तो इस तरह से कोशिश करी जा सकती है, लेकिन अगर काफी बड़े फाइब्रॉइड्स हुए तो फिर ओपन करना पड़ता है। ये पहले से पता लगाया जा सकता है कि किस महिला को होने के चांसेस ज्यादा हैं फाइब्रॉइड्स? देखिए थोड़ा सा इसमें जेनेटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व है। अच्छा। बट इट्स अ वेरी माइनर फैक्टर। मतलब अगर आपकी मम्मी को, आपकी बड़ी बहनों को फाइब्रॉइड हुआ है, हो सकता है आपको संभावना है। कुछ हद तक लाइफस्टाइल इससे रिलेटेड है। अच्छा। कैसे? फाइब्रॉइड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ग्रोथ्स हैं, मतलब जिसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा उनके फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब ईस्ट्रोजन ज्यादा कहाँ से आता है? जिनको ओबेसिटी है, जिनका मोटापा अधिक है, उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन ना केवल ओवरी से आता है बल्कि जो फैट होता है उससे कन्वर्ट होके भी ईस्ट्रोजन आता है। तो उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए ओबीस पेशेंट्स में फाइब्रॉइड का इंसिडेंस ज्यादा होगा। कुछ एथनिक वेरिएशन बताया गया है कि एशियंस में, अफ्रीकन्स में, नाइजीरियंस में ये फाइब्रॉइड्स ज्यादा होते हैं। इंडियंस को सारी बीमारियों का रिस्क ज्यादा होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देयर लॉट ऑफ कई बीमारियां ऐसी हैं जो बाहर विदेशों में भी, हाँ जी, जैसे स्किन कैंसर। एब्सोल्युटली। क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, स्किन कैंसर कहाँ से होगा? राइट। सो ऐसी बात नहीं है। इंडिया स्टिल मतलब बहुत चीज में बहुत पॉजिटिव भी है। चलिए, आमतौर पर महिलाओं को लगता है कि फाइब्रॉइड्स हैं, गांठ है, तो कैंसर होने का डर है। कितने % चांस है इस बात का? बहुत रेयर है। दिस इज, आई वुड से 1% से भी कम ही होता है। अच्छा। कुछ लक्षण होते हैं जो आपको पहचानने होते हैं। पहली चीज, अगर
बहुत जल्दी ग्रो कर जाए। इसीलिए हम फाइब्रॉइड्स को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते हैं कि आप भूल जाओ उसके बारे में। हम बोलते हैं कि अगर आपको फाइब्रॉइड कहीं दिखे, आप साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के उसको फॉलो अप जरूर करोगे। दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो अगर हमें रैपिड ग्रोथ दिखती है तो हम परेशान होते हैं। रैपिड ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, हमने आज अल्ट्रासाउंड कराया, हमने 3 महीने बाद कराया, हमने देखा साइज डबल हो गया, तो हम वरिड होंगे, क्यों इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, एकदम सिवियर पेन, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग सडनली होने लगे, तो फिर हम यही सोचेंगे कि हाँ, क्या ये बहुत रैपिडली अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। तीसरा, पोस्ट मेनोपॉज, मतलब जिस महिला की माहवारी बंद हो गई है, मेनोपॉज के बाद अगर फाइब्रॉइड्स आते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं, तो ये अनलाइकली होता है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन मेनोपॉज के बाद आपका ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, तो आमतौर पे फाइब्रॉइड्स कम होते हैं। लेकिन अगर हमें मिले तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। इसको हम सार्कोमा बोलते हैं, जिसको लियोमायोसार्कोमा। ओके, तो ये हम मान लें कि मेनोपॉज के बाद वैसे तो खतरा कम है, लेकिन अगर आए तो फिर उसको ट्रीट कराना बहुत जरूरी होता है। ओके, स्पेशली अगर वो सिम्टम्स करने लगे। एक बार फाइब्रॉइड्स रिमूव हो गए या वो प्रॉब्लम एड्रेस हो गई इन अ सर्टेन वे, तो क्या दोबारा होने के चांसेस हैं? हाँ जी, होते हैं। अब क्यों होते हैं? ऐसा नहीं होता है कि जो हमने फाइब्रॉइड रिमूव करा वो ही आ गया। फाइब्रॉइड कई बार देखा गया है अकेला नहीं होता है, मल्टीपल होते हैं। तो हर बार जब हम यूट्रस से फाइब्रॉइड को निकालते हैं, छोटी छोटी सीडलिंग्स होती है, मतलब फाइब्रॉइड के छोटे छोटे बेबी फाइब्रॉइड्स होते हैं। हम हर फाइब्रॉइड को नहीं निकाल सकते, क्योंकि जितनी बार हम फाइब्रॉइड को निकालेंगे, हमें यूट्रस में एक इंसिशन, एक निक लगाना होगा, हम उतना यूट्रस को डैमेज करेंगे। तो इसीलिए हम जब फाइब्रॉइड्स निकालते हैं, हम बड़े फाइब्रॉइड्स जो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो निकाल देते हैं। जो बहुत छोटे टाइनी सीडलिंग्स होते हैं वो हम नहीं निकाल सकते, फिर वो आगे जाकर हो सकता है कुछ सालों के बाद बड़े हो जाएं। तो क्या ये बात सही है कि अगर किसी महिला ने बेबीज कर लिए हैं, अब आगे उसको प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तो उसके बाद आपके लिए फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा? हाँ जी, आसान होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि अब यूट्रस को हम इंसिशंस दे सकते हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। बट एक और चीज का मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि जस्ट बिकॉज बच्चे हो गए हैं और आगे बच्चे नहीं करने हैं, ये कोई इंडिकेशन नहीं होता है कि यूट्रस निकाल दो। हमें अपने यूट्रस की जरूरत सिर्फ पीरियड्स करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं चाहिए। हाँ, एक वुमेन के लिए यूट्रस बहुत जरूरी होता है फॉर हर जनरल हेल्थ। तो हिस्टेरेक्टमी यानी कि यूट्रस रिमूव करने की सर्जरी तभी करी जाती है जब बहुत जरूरी हो, जब फाइब्रॉइड्स इतना परेशान कर रहे हो कि उनको अकेला निकालने से फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि यूट्रस निकालने से और भी एडिशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ जी, बिकॉज यूट्रस अगर आप अर्ली एज में निकाल दोगे तो एक मेनोपॉज जो नेचुरली 50-55 की एज में आना चाहिए, वो जल्दी आ जाता है। हमारी बॉडी से हार्मोन्स कम होने लगते हैं और इसकी वजह से वुमेन को काफ़ी तकलीफ आगे जाके होती है, जिसमें आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, आपकी स्किन की प्रॉब्लम, नाना तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो हम ऐसे अवॉइड कर सकते थे। और फिर हमें पेशेंट को एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT पे रखना पड़ता है, जिसे आजकल डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं कि ना देनी पड़े। नहीं, मतलब अगर जरूरत होगी तो हमें देना होगा। HRT एक बहुत अच्छी चीज है जो वुमेन की लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, बट अगर जरूरत हो तो जबरदस्ती नहीं दी जाती है जी। तो इसमें जो मैं समझ पा रही हूँ कि अगर फीमेल्स अपने वेट को कंट्रोल में रखें तो फाइब्रॉइड्स का खतरा भी कम होगा, बहुत फायदा है। PCOD भी अपने आप में हाँ जी, मोटापे से जुड़ी हुई चीज है। वुमेन की मोस्टली बीमारियों का रीजन ही है ओबेसिटी। सो अगर आप लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे, काफी चीजों से आप निजात पा सकते हैं। पुरुषों को तो आमतौर पर अपनी तोन दिख जाती है, तो उनको लगता है हम मोटे हैं। महिलाएं अपने मोटापे को एक्सेप्ट भी नहीं करती बहुत टाइम तक। हाँ, बच्चे हो गए इसलिए मोटे हो गए, या अभी तो मेनोपॉज चल रहा है इसलिए मोटे हो गए। ये एक्सक्यूजेस हैं, ये वाकई वजह है कि बच्चे हो गए तो मोटे हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी हम जो आपको डाइट चार्ट्स देते हैं उसको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि हमारी फैमिलीज में
कुछ मिथ्स चले आ रहे हैं प्रेगनेंसी डिलीवरी रिलेटेड कि आफ्टर डिलीवरी बहुत अधिक मात्रा में घी खाना चाहिए जिससे कि आपको ताकत मिल सके, बट इसकी जरूरत आज की महिलाओं को नहीं होती है क्योंकि ये लोग अपने आज की महिला जो होती है ना वो वापस काम पे बहुत जल्दी जाती है। वो अपने बच्चों के साथ अपना घर संभाल रही है, अपना ऑफिस संभाल रही है, शी इज डूइंग मल्टीटास्किंग। तो उनको हमें बैक टू वर्क करना है, अपनी नॉर्मल लाइफ वापस दिलवानी है। तो अगर आप उस पीरियड में खाली कैलोरीज लेके घर में बैठे रहोगे तो आपका मोटापा बढ़ेगा, आपकी बीमारियां बढ़ेंगी। वो नहीं करना है। कितना कनेक्शन है इस बात का कि बच्चे पैदा होने के बाद कुछ वजन बढ़ना नॉर्मल है? एकदम भी नहीं है। नहीं है। 2 किलो भी एक्स्ट्रा बढ़ाया है तो घटाना है उसको। और प्री प्रेगनेंसी वेट पे आ सकते हैं? एकदम आ सकते हैं। मैं आपको इसका पूरा ग्राफ बताती हूँ। पूरी प्रेगनेंसी में आप, ये डिपेंड करेगा आपका BMI क्या है। अगर आप नॉर्मल BMI है, आपका अराउंड 11 to 12 kgs वेट गेन होता है। जिस दिन आप डिलीवर करते हो आपका 6 to 7 kgs आपका तुरंत लूज हो जाता है द डे यू डिलीवर। उसी दिन ठीक है। बच्चे आपके 3-4 किलो। आप जब ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करते हो आपका इतना एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है कि आने वाले 1.5 से 2 महीने में आप अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे आ जाते हो। उसके बाद जो आप वेट बढ़ाते हो वो आप अपने खाने से बढ़ाते हो, वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होता है। तो बच्चा हो गया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए चलिए, उसके बाद भी अगर वजन बढ़ा हुआ है तो उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं और आपको चल फिर कर उस वजन को घटाना पड़ेगा। मेनोपॉज के बाद जो वेट गेन होता है उसको भी नॉर्मल माना जाता है? नहीं, मेनोपॉज के बाद जो वेट गेन होता है, देखिए एक समस्या क्या होती है मेनोपॉज के बाद ना, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। ओके, बिकॉज एज बढ़ रही है एंड नेचुरली आपकी बॉडी थोड़ी वेयर एंड टेयर विद एज के साथ करेगी। तो उस टाइम बहुत जरूरी होता है अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होगा, आपकी कैलोरी इनटेक, आप कितना खा रहे हो वो थोड़ा सा अकाउंटेबल होना चाहिए। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने मन से अपनी मनपसंद चीजें ना खाओ, लेकिन आज अगर आपने कुछ हाई कैलोरी फूड खाया है तो कल उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। आपको अगले दिन अपनी डाइट में कैलोरीज कम करनी होगी। एंड ये हाई कैलोरी जंक फूड मे बी महीने में आप एक बार कर सकते हो, बट जो आजकल ट्रेंड चला है कि हर वीकेंड पे आप सैटरडे संडे जोमेटो स्विगी से मंगाओगे, हर सैटरडे संडे आप बाहर जाके खाओगे, वो चीज आप एक सर्टेन एज के बाद आप नहीं कर सकते हो। सो दैट इज वन। सेकेंड, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम बहुत रिकमेंड करते हैं टाइम से सोना, टाइम से उठना। रात को टीवी देखना, उसकी जगह आजकल टीवी 24 आवर्स आता है, आप सुबह 5 बजे उठ के देख लो, आपको कौन मना किया है, राइट? आप सुबह उठ के एक रेगुलर वॉक पे जरूर जाएंगे जिससे कि आपका थ्रू आउट द डे आपका मेटाबॉलिज्म होता रहे, आप जो खाओ आप उसको डाइजेस्ट करते रहो। सो मेनोपॉज में कुछ हद तक वेट गेन फिजियोलॉजिकली है, मतलब प्राकृतिक रूप से होगा, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें। अब इसमें 2 बातें हैं। मैं ये भी सोच सकती हूँ कि मैं अगर लेट सो रही हूँ तो मैं लेट उठ जाऊंगी, मेरे तो स्लीपिंग आवर्स पूरे हो जाएंगे। ये लॉजिक काम करेगा क्या? नहीं, उसका रीजन क्या होता है, देखिए हमारी एक जो हमारी स्लीप होती है ना, उसमें हम एक बोलते हैं, एक हमारी डीप स्लीप होती है जिसको हम REM स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। कुछ हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में उस दौरान प्रोड्यूस होते हैं, अगर सुना हो दर्शकों ने, इसको मेलाटोनिन बोलते हैं। मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्लीप साइकिल के लिए और हमारे सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करके रखता है। अब अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज की बात करें, मेन इंपॉर्टेंट कल्प्रिट, हम क्यों वेट गेन करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता क्यों है, क्योंकि ये मेलाटोनिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। और बैलेंस क्यों बिगड़ता है, क्योंकि हमारी जो डीप स्लीप होती है वो अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में होती है, जब मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है। यही कारण है कि हमारी जो टीनेज गर्ल्स हैं, यस, आई मीन दिस इज लाइक जिसको बोलते हैं ना, एक बर्निंग प्रॉब्लम है आज के मॉडर्न वर्ल्ड की। हमारी गर्ल्स, उनका पीरियड्स गड़बड़ हो रहा है, वो रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, कॉल सेंटर्स में वर्क करते हैं, US के टाइमिंग्स चलते हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, थोड़ा अनुशासन में आना बहुत जरूरी है।
यानी टीनेज लड़कियों में लेट सोना भी पीसीओडी को ट्रिगर कर सकता है। एकदम बहुत बड़ा ट्रिगर है। हमारे पास कितनी गर्ल्स आती हैं जो एकदम लीन एंड थिन होंगी, मोटापा नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है। एंड बहुत जाहिर सी बात है कि अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड होगा, आपका खाना पीना भी डिस्टर्ब्ड होगा। आप रात को 2 बजे सोओगे तो आपको भूख लगेगी, आप खाओगे तो आपका खाना पीना भी इरेटिक होता है, और सिर्फ उस वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। सो स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंगस्ट एवरीथिंग। मतलब चाहे आपका एक्सरसाइज, खाना पीना, वो डेफिनेटली जरूरी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। ये तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, बट कोशिश करी जा सकती है। अगर पीसीओडी हो जाता है, जैसे आपने कहा ऐसी भी लड़कियां आती हैं जो लीन एंड थिन है, तो कैसे पता चलता है कि इन्हें पीसीओडी है? अगेन सी पीसीओडी डायग्नोज करने के लिए ना हमें 3 में से 2 क्राइटेरियाज चाहिए। पहली चीज, हमें अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिले, एंड मतलब उसके साथ में और नहीं। तो अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज। सेकंड होता है पीरियड्स गड़बड़ हो। जिसके सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज या अल्ट्रासाउंड में पीरियड्स गड़बड़ नहीं है, उसको हम कोई बीमारी नहीं बोलेंगे। अच्छा। और थर्ड होता है मेल हार्मोन प्रॉब्लम्स। मेल हार्मोन प्रॉब्लम्स मतलब आपको एक्ने बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको फेस पे हेयर आ रहे हैं, अननेसेसरी आपका हेयर लॉस हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिकेट करती हैं कि आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज की तरफ जा रहे हो। एंड फिर उसके बाद जो लीन एंड थिन वुमेन भी होती है ना, उनका जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, उनका वेट गेन होने लगता है। यानी एक बार पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम हुआ तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाए? हाँ जी, लॉन्ग टर्म में काफी चीजों का खतरा बढ़ जाता है। एक तो डायबिटीज तो है ही। पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स को अगर हम ट्रीट नहीं करें, आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब सोते सोते आपको अचानक सांस लेने में तकलीफ होगी, उसका खतरा बढ़ जाता है। कुछ हद तक आगे जाके यूट्रस का कैंसर भी बढ़ा हुआ इंसिडेंस है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में। पर ये सब चीजें तब होती हैं अगर आप ट्रीट नहीं करो, आप अपनी लाइफस्टाइल को नेग्लेक्ट कर दो। नॉर्मल केसेस में नहीं होगा। अगर किसी फीमेल को पीसीओडी है, तो किसी भी एज में हो सकती है, टीनेज में भी हम देख रहे हैं कि हो रही है और बाद में भी हो रही है, वो सिर्फ अपना लाइफस्टाइल रेगुलेट कर ले तो कितने चांस हैं कि पीसीओडी अपने आप ठीक हो जाए? 70 से 80% चांस है, बिना दवाओं के। यस। तो एक जल्दी से चेकलिस्ट बताइए क्या क्या करना है फीमेल्स को जिन्हें पीसीओडी है और वो घर में बैठी सोच रही है क्या कोई बात नहीं। ओके, देखिए, अगर आपको पीसीओडी है, सबसे पहली चीज हम कितनी एक्सरसाइज करें। कई बार मेरे पास गर्ल्स आके बोलती है, मैम हम तो रोज जिम जाते हैं। ओके, अब आप जिम जाओगे, कितने दिन जाओगे? 2 महीना जाओगे, 3 महीना जाओगे, उसके बाद आप सोचोगे बहुत खर्चा हो गया, अब हम थोड़े दिन का रेस्ट लेते हैं। सो द फर्स्ट एडवाइस वुड बी, ऐसी एक्सरसाइज करो जिसमें आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सको, आप जा सको रेगुलर। तो उसके लिए वी से 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक, मतलब एक हफ्ते में कुल मिला के सिर्फ 150 मिनट की एक्सरसाइज चाहिए मॉडरेट। मॉडरेट मतलब अगर आप जॉगिंग भी करके आओ, ब्रिस्क वॉकिंग करके आओ, दैट इज गुड इनफ। प्लस जिसको वेट लॉस करना है, मतलब ये हुआ मेंटेनेंस के लिए, जिसको वेट लॉस करना है उसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन 30 से 40 मिनट की इंटेंस एक्सरसाइज करनी है। अब इंटेंस का मतलब हुआ जिससे आपकी हार्ट रेट 120 से ऊपर जाए। तो इट कुड बी एरोबिक्स, इट कुड बी some cardio, it could be swimming, it could be anything what you like to do. आप डांस करना चाहो आप वो करो, आप कुछ खेल कूद में कुछ मास्टरी करना चाहो आप वो करो, but it has to be in consistently। आप हफ्ते में 2 दिन जरूर करोगे। कुल 150 मिनट करो और उसके बाद 2 दिन इंटेंस एक्सरसाइज। 2 दिन इंटेंस एक्सरसाइज। उसमें जिमिंग भी आती है? आ सकती है जिमिंग। द ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी। आप अगर जिम शुरू करो, आपको लगातार जिम रेगुलरली जाना होगा। यानी 2 दिन ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें पसीना बहे। हाँ जी, पसीना बहे, आपकी हार्ट रेट बढ़े, आपको थकान हो, आपको पैल्पिटेशन हो, आपको फील हो आपकी हार्ट रेट 120 से ऊपर जा रही है। पीसीओडी के लिए खराब लाइफस्टाइल में एक तो हुआ कि इनएक्टिव हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्लीप साइकिल गड़बड़ है, खाना कितना जिम्मेदार है? खाना टाइमिंग जिम्मेदार है। आपको
जब शाम के टाइम पे मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है तब आप कोशिश करें कि ना खाएं। अगर आपको वेट लूज करना है, बहुत जरूरी है, हम बोलते हैं 7 साढ़े 7 तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। अच्छा, कोशिश करके, राइट? नहीं हो मैक्सिमम 8 बजे तक हो जाए। सेकेंड इज काउंट योर कैलोरीज। जिसको वेट लॉस करना है वो 1400 to 1600 ले ले। जिसको मेंटेन करना है वो मे बी 1800 2000 तक चले जाए, बस उससे ज्यादा नहीं। आसान भाषा में दिन भर में क्या खाए कि 1400 कैलोरी उसको मिल जाएगी? देखिए, आपके दिन की शुरुआत होती है, आप सुबह उठते हैं, आप मे बी 1 कप ग्रीन टी, उसके साथ में आपको प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना होगा, तो आप कुछ बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में अगर आप एग्स खाते हो, आप 2 एग्स का ऑमलेट बना लो। नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो आप मूंग दाल बेसन का चीला ले लो, स्प्राउट्स ले लो। उसके साथ में आप मे बी बटर मिल्क हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये चीज ले सकते हो। फिर आप एक मिड मॉर्निंग स्नैक्स लोगे जिसमें आप 11 बजे वन गुड फ्रूट लाइक strawberries, kiwis, which antioxidants जिसमें होते हैं। एवोकाडो इज अ वेरी गुड फ्रूट, आप वो ब्रेकफास्ट में ले सकते हो टोस्ट के साथ। लंच आपका छोटा होना चाहिए, सब चीजें नहीं खानी है। मे बी एक कटोरी दाल, चपाती और कुछ थोड़ी सी हरी सब्जी, थोड़ा सा कर्ड, बस। लेकिन बहुत कैलोरीज जिसमें आप घी लगा रहे हो, तली हुई चीजें हैं, वो ले लोगे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मतलब एक ट्रेंड चला है कि खाने के साथ आपको कोक पीनी है, वो सब अवॉइड करेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। फिर आपका एक मिड इवनिंग स्नैक्स आता है जिसमें आपने एक छोटा सा बोल ऑफ स्प्राउट्स लिया एंड मे बी अ कप ऑफ टी एंड देन यू हैव योर डिनर एट 7-7:30। दैट वुड बी द आइडियल डाइट। और डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। डिनर लाइट होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट, मतलब जो चीजें जल्दी से पच जाए। और जिसका थोड़ा सा भी शुगर लेवल स्पाइक हो रहा है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज की शिकायत है, तो उसमें डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं खाने के बाद 15 से 20 मिनट की वॉक जरूर करें, जिससे कि आपका खाना मेटाबोलाइज हो जाए। लड़कियों को भी हम देखते हैं बहुत कम एज में पीसीओडी है, उनको शादी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, शादी में एज सच प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज अल्टीमेटली पॉलीसिस्टिक ओवरीज अगेन वही बात है, लाइफस्टाइल इशू है। अगर आपको एस्टैब्लिश्ड पीसीओडी है भी, तो जरूरत इस बात की है कि आप मैरिज के बाद जब भी आप सोचें कि आपको प्रेगनेंसी करनी है, अपने डॉक्टर से सलाह करें प्रेग्नेंट होने के पहले, जिससे कि वो आपके हार्मोन्स चेक कर सकें, आपका स्टेटस चेक कर सकें कि आप कितना पॉलीसिस्टिक ओवरीज बिगड़ा हुआ है, कि हम आपको असिस्टेंस दें कि आपको नेचुरली ट्राई करने दें। क्योंकि अगर इस टाइप का सिचुएशन होता है कि आप कंसीव कर गए और आप मिसकैरेज हो गया, वो बहुत बहुत ट्रॉमेटिक होता है किसी भी महिला के लिए। तो बेटर ये होगा, फॉर दैट मैटर, कोई भी प्रेगनेंसी हम आजकल बोलते हैं बिना प्लानिंग के नहीं करनी चाहिए, चाहे आपको पीसीओएस है चाहे नहीं है। बट पीसीओएस में स्पेसिफिकली एक प्लान्ड प्रेगनेंसी हमेशा होनी चाहिए। ओके, पीसीओएस में कब जाके दवाओं की या किसी इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, और कब आप इनिशियली कहेंगे कि सिर्फ लाइफस्टाइल से हम ठीक कर पाएंगे? देखिए, हम हर मरीज को 3 से 6 महीने का टाइम देते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए। काफी कुछ डिपेंड करेगा कि वो क्या पर्पस से हमारे पास आया है। अगर कंसीव करना है जल्दी, तो हमें शायद उस पीरियड को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करना है एंड द गोल इज ओनली टू ट्रीट पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो डेफिनेटली 6 महीने का टाइम देना बनता है। 6 मंथ्स में अगर पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो 6 महीने के बाद हम सिर्फ ये देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो गया, तो हम पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं, जो कि हॉर्मोन्स नहीं है। दे आर वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली मेडिसिन, हम इसको मेटफॉर्मिन बोलते हैं, जो कि पेशेंट अगर साथ में लेना स्टार्ट करे, उसका वेट लॉस भी होता है और उसके पीरियड सिर्फ उसी से रेगुलर हो जाते हैं। ये स्पेसिफिकली हम यंग गर्ल्स में जरूर देते हैं जिनको हम हॉर्मोन्स इनिशियली नहीं देना चाहेंगे। उसके बाद अगर मेटफॉर्मिन से काफी कुछ डिपेंड करेगा पेशेंट कितना मोटिवेटेड है। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर पाता है तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है हार्मोन्स तक जाने की। बट अगर नहीं कर पाता है तो फिर उस केस में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हार्मोन्स पे जाते हैं। ओके, मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज के इलाज के लिए दी जाती है। मेटफॉर्मिन देखिए देते हैं डायबिटीज के लिए, लेकिन मेटफॉर्मिन प्रॉपर एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन नहीं है। बिकॉज मेटफॉर्मिन का पर्पस क्या होता है, इट इंक्रीजेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या मतलब हुआ कि आपने जो खाया,
आपके शरीर में वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा, वो जमा होके फैट नहीं बनाएगा। तो मेटफॉर्मिन का ये पर्पस होता है। नॉर्मली जो डायबिटीज की मेडिसिन होती हैं वो डायरेक्ट आपके पैनक्रियास पे एक्ट करेंगी। ये मेडिसिन पेरिफेरली मतलब आपके शरीर पे एक्ट करती है। ओके, अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि कितने % महिलाएं आपके पास आई और आपने उन्हें कहा कि लाइफस्टाइल ठीक कर लो तो पीसीओडी में दवा नहीं खानी पड़ेगी, कितने % ने ये काम कर लिया? देखिए एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, बट डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से 30 से 40% तो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती हैं, और इसमें सबसे अच्छा सक्सेस रेट होता है यंग गर्ल्स का। अच्छा, बिकॉज उनको खाली एक काउंसलिंग की जरूरत है, उनको ये समझाने की जरूरत है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। और यही मैसेज मैं अपने दर्शकों को भी देना चाहूंगी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज कोई बीमारी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लोगे, इसका सक्सेस रेट 70 से 80% है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना उस लाइफस्टाइल को अपने डे टू डे जिंदगी में डाल सकते हो। अब आप सोचिए, मोटापा हुआ तो पीसीओडी और पीसीओडी हुआ तो फिर मोटापा और बढ़ेगा, वो डायबिटीज तक भी जा सकता है आने वाले समय में, और हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ठीक करें तो पीसीओडी ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकती हैं। डॉक्टर श्वेता का कहना है कि 40% का सक्सेस रेट है, आप चाहें तो उसे बढ़ा सकती हैं। सिर्फ यंग लड़कियां ही क्यों, मैरिड महिलाएं भी अपने आप को एकदम अगर मोटिवेशन अच्छा हो तो जरूर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत कम से कम पड़े। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन ऑन पीसीओडी एंड ऑल्सो ऑन फाइब्रॉइड्स। फिर भी कोई सवाल होंगे तो हम आप तक फिर से कोशिश करेंगे आने की। तो आपके कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक उनके जवाब जरूर लाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।